तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा चैप्टर है और आसान भी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है बस, इसमें ज्यादा नहीं है। यहां पर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज इज मनी वैल्यू को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू? कुछ बिल्स के थ्रू। अब होता क्या है, आजकल तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन पहले जमाने में होता क्या था। सपोज मैं अपनी एक शॉप खोलकर बैठा हूं, ठीक है, आई एम अ शॉपकीपर। अब मेरे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं जिनसे मैं रूटीन डील करता हूं। ठीक है, उनको माल बेचता हूं। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, सेल करने के दो तरीके, या फिर कैश, या तो कैश या फिर क्रेडिट, उधार पर बेचो। अब उधार में इतना रिस्क है कि भाई पैसा कहीं डूब ना जाए, तो इसी के एश्योरेंस के लिए भाई सेल्स जो है वो थोड़ी सी ट्रस्ट वर्दी रहे। ठीक है, थोड़ी सी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए कि भाई किसी को अगर हम उधार दे रहे हैं, हमारा पैसा डूब ना जाए, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट ने अलाउ करे यूज करने के लिए। ठीक है, उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कुछ बिल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बिल्स का मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एक्सचेंज पर्पस के लिए यूज करे जा सके। एक्सचेंज का मतलब क्या है? कह सकते हैं फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, और फॉर एक्सचेंज इन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी वैल्यू का आदान प्रदान करने के लिए हम इन डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं, और ये कुछ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, आई रिपीट, ये क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उधार को सपोर्ट करते हैं। कैसे? देखिए, शॉपकीपर ने माल बेचा मिस्टर एक्स को। ठीक है, 2 लाख रुपए का माल बेचा। अब मिस्टर एक्स कहता है कि भाई मैं पैसे दूंगा 2 महीने बाद, या 3 महीने का टाइम ले लिया उसने कि भाई 3 महीने में आपका पैसा मैं दे दूंगा। तो इन दैट केस व्हाट हैपन, एक डॉक्यूमेंट तैयार करा जाता है। ठीक है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट पे हम एक्स से लिखवा लेते हैं, एक्स की एक्सेप्टेंस ले लेते हैं। किस चीज की एक्सेप्टेंस? कि वो हमें 2 लाख रुपए 3 महीने बाद पे करेगा, और एक्स इस पर अपने साइन कर देता है। इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये कागज का टुकड़ा हमारे लिए एसेट बन जाता है, एसेट फॉर सेलर। ठीक है, और लाइबिलिटी बन जाता है किसके लिए? एक्स जैसे लोगों के लिए जो बायर हैं। पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये इतनी बात समझ आई? आगे चलते हैं। अब सेलर के लिए एसेट बन गया, और एसेट, इस एसेट का ही जो नाम है इन अकाउंटिंग टर्म्स, उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और जिसके लिए लायबिलिटी है, जिसने पैसा देना है, वो इसको रिकॉर्ड करता है एज बिल्स पेबल। जिसको पैसा मिलना है वो रिसीवेबल लिखेगा, और जिसको पैसा देना है वो उसको अपने पेबल्स में शो करेगा कि भाई मैंने तो पैसा देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो लॉ बनाया गया, क्योंकि भाई अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो कानून बनने तो जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन होने जरूरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो एप्लीकेबल लॉ है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जितने भी इस तरह के पेपर फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है, या फिर मनी इन डॉक्यूमेंट्स है, उन वो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर कवर है। जैसे कि चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर आपने किसी को प्रॉमिस करा हुआ है उसको पैसा देने के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। पहले कुछ अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनको हम बोलते थे हंडीज। ठीक है, एटसेट्रा, एग्जैक्टली मुझे सारे याद नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, इनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अप्लाई होते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट होता है वो इस एक्ट, इस लॉ के अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस लॉ के कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सबसे पहला, कि ड्यू डेट कैसे निकाली जाए। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? व्हेन द पीरियड ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड्स।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज जो तारीख है दैट इज 28th ऑफ नवंबर 2020 है। अब आज के दिन मैं किसी को प्रॉमिस करता हूं कि भाई तुझे 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो 3 महीने उसके कब खत्म होंगे? 28 दिसंबर, 28 जनवरी और 28 फरवरी। 28 फरवरी को दिस इज द ड्यू डेट। ठीक है। सेकेंड थिंग इज मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट क्या होती है? जब हम ड्यू डेट के अंदर 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर देते हैं, 3 दिन और ऐड कर देते हैं, मतलब 28 फरवरी के अंदर हमने 3 दिन, ये 3 दिन कहां लिखे हुए? ये लॉ ने 3 दिन का ग्रेस दे दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 मार्च, 2 मार्च नहीं सॉरी 3 मार्च, 3rd of March 2021। ये जो है ये मेच्योरिटी डेट होगी, इस दिन तक पेमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है। अब अगर 3 मार्च को कोई इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया, इमरजेंसी हॉलीडे है, तो नेक्स्ट डे को हम मेच्योरिटी डेट मान लेंगे। और अगर ये 3 मार्च कोई पब्लिक हॉलीडे है, कोई संडे है, तो 2 मार्च को ही हम, मतलब प्रीसीडिंग डे जो होगा वो हमारा मेच्योरिटी डेट में काउंट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे, तो इमरजेंसी में अगर कोई छुट्टी हो रही है तो 4 मार्च जो है एक दिन टल जाएगी वो डेट। और अगर वो पहले से ही पता है डेट, जैसे पब्लिक हॉलीडे का पहले से ही पता होता है, तो हम 2 मार्च को ही उसकी मेच्योरिटी मानेंगे। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम दो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने वाले हैं, एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है प्रॉमिसरी नोट। देखिए दोनों में फर्क क्या है आपको भी समझ आ जाएगा। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ठीक है। ए ने बी को सेल करे, गुड्स सेल करी, 50,000 रुपए के का माल बेचा। ठीक है। और बी कहता है कि भाई मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दो। बी ने क्या कहा? 3 महीने का टाइम दे दो। ठीक है। इन दैट केस हम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं। याद रहे ये रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको दोनों में फर्क बताएगा। रिटर्न डॉक्यूमेंट ये जो बनवा रहा है ये ए बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है? ए बनवा रहा है। ठीक है। ए, अब ए ने उस पर लिखा आई ऑर्डर बी टू पे ₹50,000 to me or to the person I order after the expiry of 3 months। ठीक है। तो यहां पे क्या था? ए ने लिखा आई ऑर्डर बी टू पे ₹50,000 कि बी मुझे 50,000 रुपए देगा मुझे, या फिर जिसको भी मैं कहूंगा, जिस भी पर्सन को मैं कहूंगा वो उसको ऑर्डर देगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। इन दैट केस अगर आप लैंग्वेज देखें तो ए यहां पे ऑर्डर कर रहा है, ए ऑर्डर्स, जहां पे ए ऑर्डर कर रहा है बी को कि तू मुझे पैसा देगा, और बी एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेड बाय बी। बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उस पर अपने साइन भी कर दिए। ठीक है। साइन कर दिए, अंगूठा लगा दिया। ठीक है। स्टैंप भी हो गई, इस पे प्रॉपरली स्टैंप लगा दी हमने। ठीक है। लीगल स्टैंप लग गई। ठीक है। जैसे नोटरी वगैरह होते हैं ना, वो स्टैंप लगा देते हैं, तो इस पे हमने नोटरी की स्टैंप लगवा दी कि भाई ये बोनाफाइड डॉक्यूमेंट है और बिल्कुल सही से बनाया गया है। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़े, व्हेन समवन ऑर्डर्स द अदर पर्सन टू पे एन अमाउंट, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे वो पैसा पे करना है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आप कहोगे सर प्रोमिसरी नोट क्या होता है? देखिए यहां पर क्या है, ए और बी, ये दो लोग हैं। ए ने सेल करी 50,000 की, बी कहता है मुझे 3 महीने का टाइम दे दो। तो अब हमने बी को बोला कि भाई तू 3 महीने का टाइम मांग रहा है, प्रॉमिस कर तू पैसा देगा। नाउ बी इज राइटिंग, बी लिख रहा है
बी क्या लिख रहा है, आई प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर ए और टू द पर्सन ही ऑर्डर ₹50,000 आफ्टर 3 months। यहां पे वर्ड क्या आ गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस किसने करा, बी ने, पैसा देने के लिए, और बी ने इस पे साइन भी कर दिए, और यहाँ पे एक लीगल स्टैंप लग गई। स्टैंप तो बहुत जरूरी है, प्रोमिसरी नोट के केस में स्टैंप बहुत जरूरी है। प्रॉमिस तब तक वैलिड नहीं है जब तक उस पे लीगल स्टैंप ना लगी हो। ठीक है, प्रॉपरली डेट डल गई, जैसे आज की डेट डल गई 28 नवंबर, डेट डलनी तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रॉमिस है, यहाँ बी खुद प्रॉमिस कर रहा है पैसा देने का, और यहाँ ए ऑर्डर कर रहा है। दोनों में ही पैसा ए को मिलना है, दोनों में ही पैसा बी ने देना है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, यहां पर ये ऑर्डर कर रहा है और यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, फीचर्स ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज is an unconditional order, is an unconditional order। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पैसा देना है तो देना है। सेकंड, इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए। टू पे, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, लाखों हजारों करोड़ों ना लिखा हो, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम, टू द स्पेसिफिक पर्सन और टू हिज ऑर्डर। ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करे, हु इज ड्रॉई, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द अमाउंट इज ड्रॉई, जिसने पैसा देना है वो ड्रॉई है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, प्रॉमिस नहीं है। लिखित, लिखित में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी का, जैसे कि 50,000, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर स्पेसिफाइड टाइम में पैसा देना है, किसको देना है वो लिखा हो, या जिसके ऑर्डर पे देना वो लिखा हो, ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, प्रॉपरली डेटेड एंड साइन, डेटेड एंड साइन बाय बोथ द पार्टीज। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जिसके एक अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब कोई कंडीशन ना हो कि ऐसा होगा, ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, तेरा ये माल आगे बिक जाएगा तो तू मुझे पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंडीशन। तो ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तभी होगा जब कोई कंडीशन ना हो, लिखित में हो, एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी के लिए हो, हजारों लाखों करोड़ों नहीं, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए, पर्सन फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करे, डेट और स्टैम्प्ड होना चाहिए वो प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम प्रोमिसरी नोट की बात करें, प्रोमिसरी नोट के फीचर्स के अंदर हम आते हैं। अब प्रोमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, यहां पर ये अनकंडीशनल प्रॉमिस हो जाएगा, टू पे, सॉरी, अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग, राइट, रिटर्न तो होगा ही, इन राइटिंग। थर्ड, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, sum of money within a specified time, within a specified time to the specified person, specific person or to his order, or to his
order duly signed and stamped by promisor. promisor साइन और स्टैम्प करेगा. properly dated and signed. ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ऑर्डर हो, ऑर्डर की लैंग्वेज है वो बीओई है. ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर प्रॉमिस करे पैसा देने वाला, वो प्रॉमिसरी नोट है. ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि कितने तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने यहां देखा, पहला आदमी जिसने ऑर्डर देना है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉअर, जो रिटर्न ऑर्डर देगा. ठीक है, ये क्रेडिटर भी क्या कहा जाता है, जिसने पैसा लेना है वो क्रेडिटर होता है. दूसरा, ठीक है, ड्रॉअर हु मेक्स द बिल, हु ड्रॉस द बिल. सेकंड, ड्रॉई. ठीक है, या फिर इसको हम डेटर भी बोल सकते हैं. हु एक्सेप्ट द बिल, जिसने पैसा देना है, हु एक्सेप्ट द बिल. थर्ड इज पेई. पेई हु रिसीव्स द मनी. जरूरी नहीं है, वैसे तो पैसा ड्रॉअर को मिलना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है उसको मिले, क्योंकि वहां क्या लिखा हुआ है, ड्रॉअर जिसको बोलेगा उसको देना पड़ सकता है, तो यहाँ पे पेई चेंज हो सकता है. लेकिन अगर हम पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट देखें, प्रोमिसरी नोट, यहां पे जो पार्टी है पहला है ड्रॉअर. यहां ड्रॉअर चेंज हो जाएगा, ड्रॉअर या फिर हम उसको बोलते हैं प्रोमिसर, हु मेक्स द प्रॉमिस. ठीक है, यहां पे वो डेटर होता है प्रोमिसरी नोट के केस में. सेकेंड, ड्रॉई और प्रोमिसी, टू whom promise is given. Promise is given. And third is pay, who receives the money, जिसको पैसा रिसीव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉई क्रेडिटर हो जाता है. तो ध्यान से समझ आए कि यहाँ पर बिल जो है पैसा लेने वाला बनाता है और यहाँ बिल पैसा देने वाला बनाता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है. कोई डाउट है तो आप पूछ लो. तो बुक के अंदर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं, दीज आर बेस्ड ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कभी वो वर्ड प्रोमिसरी नोट भी यूज करता है, तो आपको उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो बिल्कुल इसी की तरह ही ट्रीट करेंगे हम उसको भी. हमेशा पैसा जो बेचने वाला होता है सेलर होता है. ठीक है, उसी उसको पैसा मिलना होता है, तो उसके लिए वो बीआर होता है, और जो बायर है उसके लिए वो बिल्स पेबल ट्रीट करा जाता है. तो बस आपको इतनी ही बात, छोटी सी बात ध्यान रखनी है. अब देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारे पास हमेशा 4 केसेस रहते हैं. देखिए, कोई भी बायर अगर हमें 3 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है चलो मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा, और वो कागज पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है ठीक है, तो इन दैट केस पहला पहला हमारे पास तरीका ये है कि हम उस 3 महीने तक उसका वेट करें, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड, बिल रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी. हम मेच्योरिटी तक उस बिल को संभाल के रखें और मेच्योरिटी पे उसे पैसा ले लें. ठीक है, सेकंड केस है, सेकंड केस इज फॉर अगर हमें पैसों की जरूरत बीच में ही पड़ जाती है, हम रुक ही नहीं सकते 3 महीने, इन दैट केस बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैसिलिटी. ठीक है, तो उस केस में हम बिल को क्या करते हैं, बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. अब आप कहोगे सर ये क्या होता है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. एक मिनट रुकिए. इस केस में क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल लूं 50,000 के बिल का, 50,000 का बिल था मेरे पास जिसकी पेमेंट मुझे 3 महीने बाद होनी है, तो बिल जो बैंक है, मेरा अपना बैंक जिसमें मेरा अकाउंट चल रहा है, वो मुझे फैसिलिटी देता है, उसका नाम क्या है, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी. तो इन दैट केस बैंक मेरी गुडविल को देखते हुए कुछ चार्जेस काट लेता है.
लाइक 1000 रुपये काट लेता है और अभी मुझे बाकी का पैसा दे देता है। ठीक है, जो भी 3 महीने के चार्जेस हैं, जो भी उसका चार्जेस काटने का तरीका है, उसके अकॉर्डिंगली उसने मुझसे सपोज 1000 रुपये काट लिए और उसने मुझे 49,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, अब 3 महीने बाद बैंक जाता है उस पर्सन के पास जिसने मुझसे माल खरीदा था, बायर, या फिर हम उसको ड्रॉई भी कह सकते हैं, और उससे वो पैसे कलेक्ट कर लेता है। अगर वो नहीं देता तो क्या होता है, वो भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन अभी तो हम सिर्फ पॉजिटिव केस सीखेंगे जिसमें पैसा हमें मिल रहा है। इसमें हमें 3 महीने बाद मिल गया, इसमें बैंक ने हमें अभी दे दिया और बैंक ने 3 महीने बाद जाके ड्रॉई से वो पैसे खुद ही ले लिए। ठीक है, थर्ड केस है व्हेन वी रिसीव मल्टीपल बिल्स। जब हमारे पास मल्टीपल बिल्स हो जाते हैं, बहुत सारे बिल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, बैंक में सारे बिल्स जमा करा देते हैं और बैंक हमें फैसिलिटी देते हैं, कलेक्शन फैसिलिटी। ठीक है, और बैंक अपने आप वो पैसा टाइम पर जाकर लोगों से लेता है और हमारे अकाउंट में जमा करा देता है, जिसको हम बोलते हैं बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब पैसा तो हमें मेच्योरिटी पे ही मिलेगा, पैसा हमें वही 3 महीने बाद मिलता है, लेकिन आपको ड्यू डेट याद नहीं रखनी पड़ती, वो बैंक अपने आप कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, बैंक हमें कलेक्शन फैसिलिटी देता है। तो इसके अंदर और फर्स्ट केस के अंदर फर्क ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये है कि रिटेन टिल मेच्योरिटी में बिल हम संभाल के रखते हैं और इसमें क्या होता है, बिल हम बैंक में जमा कराते हैं, बैंक मेच्योरिटी डेट पे अपने आप पैसा कलेक्ट कर लेता है ड्रॉई से। फोर्थ केस इज, अच्छा इसको हम फोर्थ बना देते हैं, इसको हम थर्ड बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ केस हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब सपोज हमने किसी XYZ किसी और को पैसा देना है। ठीक है, लाइक हमने एक्स नाम के बंदे को पैसा देना है और हमें पैसा कब मिलने वाला है, 3 महीने बाद। ठीक है, अब हम करें क्या, तो हम क्या करते हैं, ये जो बिल है ये हम उसके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिल एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। याद है ना, मैंने कहा था ना पेई बदल सकता है, तो हम आप पेई के नाम में इस एक्स का नाम डाल देते कि भाई इसको पैसा दे देना, 3 महीने बाद ही आपके पास आएगा। उसको हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल भी लिख सकते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो ये चारों केसेस ही बहुत आसान है, किसी में कोई दिक्कत है नहीं, बस समझने का है कि आपको कैसे समझ आता है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने 3 महीने तक वेट करा, सेकंड में हमने बैंक से पैसे ले लिए, बैंक ने जाके 3 महीने बाद उससे पैसे ले लिए ड्रॉई से। इसमें क्या होता है, 3 महीने के लिए हम बैंक में जमा करा देते हैं, बैंक अपने आप कलेक्ट करता रहता है, हमारी ड्यू डेट पर पैसा हमारे अकाउंट में आता रहता है। इसमें हमने जिसको भी अगर पैसा देना है तो हम बिल पर उसका नाम लिख के उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई, बायर को कहते हैं कि भाई साहब इसको दे देना पैसा जिसके पास भी ये बिल हो। ठीक है, उसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर। अब ये चार केसेस हमने समझने हैं।